आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो 100 साल लंबी है। ये कहानी सिर्फ अक्षरों या एक लिपि की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक पूरे समुदाय की अपनी आवाज, अपनी पहचान को हासिल करने की। हम बात कर रहे हैं ओल्ड चिकी लिपि के गौरवशाली 100 वर्षों की। सोचिए, 1925 में एक व्यक्ति एक सपना देखता है, एक लिपि बनाता है और 2026 में देश की राजधानी में उसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक लिपि का सफर नहीं, ये आदिवासी अस्मिता और भारत की भाषाई विविधता का एक शानदार उत्सव है। बिल्कुल, और ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि कैसे एक विचार, एक आविष्कार लाखों लोगों के लिए आत्मसम्मान का प्रतीक बन सकता है। ये सिर्फ संथाली भाषा के इतिहास को समझने का मौका नहीं है, बल्कि ये इस बात को भी समझने का अवसर है कि अपनी जड़ों से जुड़ना किसी भी समुदाय को कितना मजबूत बना सकता है। तो चलिए, इसी ऐतिहासिक उत्सव से ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ। और ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था। इसकी मुख्य अतिथि थीं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाँ, और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ जश्न मनाना नहीं था। ये एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश था। ये संदेश था कि भारत संथाली भाषा और ओल्ड चिकी लिपि के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये उस लंबी यात्रा को एक राष्ट्रीय सम्मान देने जैसा था। यहीं पर मेरे मन में पहला और सबसे जरूरी सवाल आता है, आखिर 1925 में एक नई लिपि बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? संथाली तो एक बहुत पुरानी भाषा है, तो इससे पहले इसे कैसे लिखा जा रहा था? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, 1925 से पहले संथाली भाषा लिखने के लिए कोई तय लिपि थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे लिखते थे लोग? लोग अपनी सुविधा के हिसाब से रोमन, देवनागरी, उड़िया या बंगाली जैसी लिपियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन सभी लिपियों के साथ एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी समस्या थी। और वो समस्या क्या थी? वो थी एक ध्वन्यात्मक समस्या। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बहुत सुरीले गायक की आवाज को एक पुराने खराब क्वालिटी वाले रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर रहे हों। आवाज तो रिकॉर्ड हो जाएगी, पर उसकी आत्मा, उसकी बारीकियां, उसका असली जादू खो जाएगा। संथाली भाषा के साथ भी यही हो रहा था। मतलब लिखने में और बोलने में एक बड़ा अंतर आ रहा था। जो शब्द जैसा बोला जाता था वैसा लिखा नहीं जा पा रहा था। बिल्कुल। ये तो किसी भी भाषा की पहचान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा। संथाली भाषा में कुछ ऐसी खास ध्वनियां और उच्चारण हैं जिन्हें इन बाहरी लिपियों के अक्षर पकड़ ही नहीं पा रहे थे। नतीजा ये हो रहा था कि भाषा का जो असली रंग था, जो उसकी अपनी एक खासियत थी, वो लिखने में कहीं गुम हो रही थी। इसी कमी ने एक ऐसी लिपि की जरूरत पैदा की जो पूरी तरह से वैज्ञानिक हो और संथाली की हर ध्वनि को सटीकता से कागज पर उतार सके। और इसी जरूरत को एक व्यक्ति ने ना सिर्फ समझा, बल्कि उसका समाधान भी खोज निकाला। पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्हें संथाली अस्मिता का जनक भी कहा जाता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे। वो समुदाय के बीच से आए एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस कमी को जमीनी स्तर पर महसूस किया था। ये कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक जरूरत थी। उनका जन्म आज के उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अपनी लिपि न होने की वजह से उनका समुदाय अपनी ही भाषा में लिखने पढ़ने में संघर्ष कर रहा है। और इसी दर्द से 1925 में ओल्ड चिकी लिपि का जन्म हुआ। और उनका योगदान सिर्फ लिपि बनाने तक ही नहीं रुका। कहते हैं कि किसी विचार को बनाना एक बात है, पर उसे लोगों तक पहुंचाना, उसे जिंदा रखना, उससे भी बड़ा काम है। उन्होंने इस दिशा में क्या किया? उन्होंने एक असाधारण काम किया। उन्होंने सिर्फ लिपि नहीं बनाई, बल्कि उस लिपि में पढ़ने के लिए एक पूरी लाइब्रेरी ही तैयार कर दी। लाइब्रेरी? हाँ, उन्होंने नाटक, व्याकरण, कविताओं को मिलाकर 150 से ज्यादा किताबें लिखी। वो चाहते थे कि लोगों के पास अपनी भाषा में, अपनी लिपि में पढ़ने के लिए साहित्य हो। ये एक दूरदर्शी सोच थी। 150 से ज्यादा किताबें? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वो एक व्यक्ति नहीं, एक पूरी संस्था थे। सही मायने में। और फिर 1939 में मयूरभंज में एक प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने इस लिपि को पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने रखा। वो पल एक भाषाई क्रांति की शुरुआत थी। वो घोषणा थी कि संथाली समुदाय के पास अब अपनी आवाज, अपनी लिपि है। तो पंडित मुर्मू ने ये कमी तो पहचान ली, लेकिन उन्होंने जो लिपि बनाई उसमें ऐसा क्या खास था?
आखिर क्यों इसे एक वैज्ञानिक लिपि का दर्जा दिया गया? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका पूरी तरह से ध्वन्यात्मक यानी फोनेटिक होना। फोनेटिक इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो बोलेंगे ठीक वही लिखेंगे, कोई भ्रम नहीं। इसमें हर अक्षर की अपनी एक निश्चित और विशिष्ट ध्वनि है। ओल चिकी में कुल 30 अक्षर हैं और ये 30 अक्षर संथाली भाषा के हर छोटे बड़े उच्चारण को पकड़ने में सक्षम हैं। इसीलिए इसे वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि ये भाषा की ध्वनि संरचना पर आधारित है। क्या इस लिपि को किसी और नाम से भी जाना जाता है? हाँ, इसे ओल सेमिट, ओल सिकी या ओल संथाली वर्णमाला भी कहते हैं। ये सब एक ही लिपि के नाम हैं जो संथाली संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुकी है। लिपि की कहानी तो वाकई दिलचस्प है, लेकिन अब जरा उस भाषा की जड़ों को भी समझते हैं जिसके लिए ये लिपि बनी। संथाली भाषा का परिवार कौन सा है? इसका इतिहास कितना पुराना है? संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा से जुड़ी है। ऑस्ट्रो एशियाटिक? हाँ, ये बहुत प्राचीन भाषा परिवार है। कुछ भाषाविद तो इसका संबंध दक्षिण पूर्व एशिया की प्राचीन भाषाओं से भी जोड़ते हैं। इससे पता चलता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और अगर हम आज की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में ही 70 लाख से ज्यादा लोग संथाली बोलते हैं। 70 लाख? जी, और ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजातीय भाषाओं में से एक है। ये संख्या तो बहुत बड़ी है। और क्या ये सिर्फ भारत के कुछ राज्यों तक ही सीमित है? नहीं, इसका फैलाव काफी बड़ा है। भारत में ये मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। लेकिन इसकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय भी है। आपको नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भी संथाली बोलने वाले समुदाय मिल जाएंगे। ये दिखाता है कि कैसे संथाली समुदाय सीमाओं से बटा होने के बावजूद अपनी भाषा और संस्कृति के धागे से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी भी भाषा के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है उसे मिलने वाली संवैधानिक मान्यता। ये एक तरह से उस भाषा के अस्तित्व पर राष्ट्रीय मोहर होती है। संथाली भाषा को ये सम्मान कब और कैसे मिला? ये एक और ऐतिहासिक पड़ाव था जो आज़ादी के कई दशकों बाद 2003 में आया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संथाली को बोडो, डोगरी और मैथिली के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अच्छा, ये संथाली भाषियों के दशकों के संघर्ष और इंतजार का फल था। 8वीं अनुसूची में शामिल होने का असल में मतलब क्या होता है? इसका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी था। सबसे पहले तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता मिल गई। इसका मतलब था कि अब यह भाषा शिक्षा का माध्यम बन सकती है, सरकारी कामकाज में इस्तेमाल हो सकती है और छात्र सिविल सेवा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसे एक विषय के तौर पर चुन सकते हैं। तो ये सिर्फ एक सूची में नाम जुड़ना नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये लाखों लोगों के लिए अवसरों के दरवाजे खोलना था। ये भाषाई अधिकारों की दिशा में एक मील का पत्थर था। और ये जो 8वीं अनुसूची में शामिल होना था, ये सिर्फ एक सांकेतिक जीत नहीं थी। ये उस बड़े संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है जो भारत की जनजातीय विरासत को बचाने के लिए बनाया गया है। हमारे स्रोतों में 5वीं और 6ठी अनुसूची का भी जिक्र है। हाँ, और इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कानून के पन्ने नहीं हैं, ये एक तरह से सांस्कृतिक कवच हैं जो इन समुदायों को अपनी स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। संक्षेप में कहें तो 5वीं अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। ठीक है। वहीं 6ठी अनुसूची वो खास तौर पर इन्हीं 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसे हम AMTM भी कहते हैं, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए है। और वहां स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं। बिल्कुल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान ये मानता है कि इन क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक जरूरतें हैं जिन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। सही कहा। और इसी से जुड़े हैं अनुच्छेद 244(2) और 275(1) जैसे प्रावधान। ये अनुच्छेद इन जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्तता और उनके विकास के लिए विशेष निधियों यानी स्पेशल फंड्स की व्यवस्था करते हैं। तो आप देखिए, ओल चुकी लिपि को मान्यता मिलना इस पूरे संरक्षणवादी ढांचे का एक हिस्सा है। ये भाषा को बचाने के साथ साथ उस समुदाय के अधिकारों को भी मजबूती देता है। चलिए अब वापस उस भव्य शताब्दी समारोह पर आते हैं। इस आयोजन में और क्या-क्या खास हुआ जो इस दिन को यादगार बनाता है? ये दिन कई मायनों में यादगार था।
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा पंडित रघुनाथ मुर्मू के सम्मान में एक विशेष स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया। वाह! ये किसी व्यक्ति और उसके काम को राष्ट्रीय स्तर पर अमर करने का एक तरीका है। इसके अलावा संथाली संस्कृति और लिपि को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले समाज के 10 विशिष्ट लोगों को सम्मानित भी किया गया। ये सम्मान असल में उस पूरी परंपरा का सम्मान है जिसे पंडित मुर्मू ने शुरू किया था। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सिर्फ एक उत्सव नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक संदेश भी था। और ये संदेश राष्ट्रपति के भाषण में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि भाषा और साहित्य वो सूत्र हैं जो समाज को एकता के धागे में पिरोते हैं। भविष्य को लेकर उनका क्या नजरिया था? उन्होंने आगे की राह के लिए क्या संदेश दिया? उन्होंने 2 बहुत जरूरी बातें कही। पहली, मातृभाषा का महत्व। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बच्चों को दूसरी भाषाएं जरूर सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। उन्हें अपनी मातृभाषा संथाली और ओल चिकी लिपि का ज्ञान जरूर रखना चाहिए। ये उनकी पहचान का आधार है। और दूसरी जरूरी बात क्या थी? दूसरी बात थी साहित्यिक आदान प्रदान की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संथाली साहित्य का अनुवाद भारत की दूसरी भाषाओं में होना चाहिए और दूसरी भाषाओं का बेहतरीन साहित्य संथाली में आना चाहिए। बिल्कुल, ताकि एक दूसरे को समझने का मौका मिले और भारतीय संस्कृति की जो अनेकता में एकता वाली भावना है वो और भी मजबूत हो। तो ओल चिकी की ये 1 सदी की यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये एक व्यक्ति के जुनून से शुरू होकर एक पूरे समुदाय के आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई। अगर इस पूरे सफर को कुछ अहम पड़ावों में देखें तो ये कुछ इस तरह है। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा एक क्रांति का बीज बोया गया, ओल चिकी का आविष्कार हुआ। फिर 1939 में वो बीज पहली बार दुनिया के सामने एक पौधे के रूप में आया, जब मयूरभंज में लिपि का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ। इसके बाद एक बहुत लंबा इंतजार और संघर्ष चला, जिसका सबसे बड़ा फल 2003 में मिला, जब 92 में संविधान संशोधन के जरिए इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करके राष्ट्रीय मान्यता दी गई। और फिर 2026 में नई दिल्ली में उस पौधे के एक विशाल वृक्ष बनने का उत्सव मनाया गया, शताब्दी समारोह। ये एक शानदार यात्रा है। हाँ, और याद रखने वाली मुख्य बातें हैं। लिपि में 30 अक्षर हैं, ये पूरी तरह ध्वन्यात्मक है और संवैधानिक रूप से 5वीं और 6ठी अनुसूची इसके सांस्कृतिक संरक्षण के बड़े ढांचे का हिस्सा है। बिल्कुल, ओल चिकी की ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है। आज के डिजिटल युग में जहां हजारों भाषाएं और लिपियां गुमनामी के अंधेरे में खोने की कगार पर है, एक समुदाय ने अपनी लिपि को न सिर्फ बनाया बल्कि उसे 100 सालों तक जिंदा रखा, समृद्ध किया और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया। और यही बात हमें एक जरूरी सवाल की ओर ले जाती है। ये कहानी हमें पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी अपनी मातृभाषाओं और लिपियों को बचाने के लिए इतना ही जुनून और समर्पण दिखा रहे हैं? एक लिपि का आविष्कार सिर्फ अक्षर बनाना नहीं होता, ये एक पूरी संस्कृति को उसकी आवाज, उसकी पहचान और अपना साहित्य लिखने का अधिकार देना है। ओल चिकी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक व्यक्ति का दृष्टिकोण लाखों लोगों की पहचान को सशक्त बना सकता है और उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए सहेज सकता है।